जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड का फॉर्म आपका अप्लाई होने लगा है 2025 के लिए। तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं वो अप्लाई कर दें। और इसके बाद डीएलएड कोर्स जो है ना आपका 27 से आपका डीएलएड कोर्स जो है ना समाप्त हो रही है। तो जिनको भी अगर डीएलएड कोर्स करना है वो हम किस साल कर ले, बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद डीएलएड कोर्स आपका समाप्त हो रहा है। इससे पहले आपका 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे डीएलएड में, वही प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। इसमें सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। मेनली आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैट्रिक लेवल का ही प्रश्न रहते हैं। उसी लेवल पर, उसी बेसिस पर आपका हर मतलब मैथ हो या आपका जीके हो, एसएसटी हो, मतलब सब उसी लेवल का मैट्रिक लेवल के ही प्रश्न रहते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है। तो अगर थोड़ा भी बहुत अगर भी आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आराम से आप डीएलएड में एडमिशन ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न सामाजिक अध्ययन का। देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका पूरा डीएलएड का प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पर कराने वाले हैं, 23-24 दोनों का, जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और हूबहू सेम इसी पैटर्न पर आगे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहते हैं सेम वही बेसिस पर आगे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सेम वही मिलते हैं, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पोखरा नगर किस देश में स्थित है। ये आपका देश पूछा है। पोखरा नगर जो है ना आपका किस देश में स्थित है। तो पोखरा नगर जो है ना आपका मेनली कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे, नेपाल में। देखिए ये पोखरा नगर इसलिए बोला गया है, नेपाल में बोला गया है, क्योंकि सबसे अधिक जो है ना आबादी वाला अगर शहर है नेपाल का, वो काठमांडू है। और दूसरा जो है वो आपका पोखरा है, इसलिए दूसरा शहर लिया है ये, पोखरा जगह लिया है जो सबसे अधिक आबादी वाला है। सबसे अगर ज़्यादा आबादी वाला नेपाल का शहर बोलेगा तो वो काठमांडू है नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। मैंने रूसी क्रांति जो हुआ था आपका 1917 में, आप लोगों को पता होगा 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो पूछा गया है लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की थी किस वर्ष, तो वही 1917 में। सिंपल एक क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। ऐसे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैट्रिक लेवल का जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपका आता है उसमें आपको उसको पढ़ लीजिएगा। उससे लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। अगला प्रश्न है आपका, टेक्सोल का उपयोग होता है किस में। तो देखिए टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना आपका, ये कैंसर में होता है। किस में, कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगर मलेरिया का बताया जाए तो मलेरिया का जो उपचार होता है वो सिनकोना के छाल से जो है ना इसका दवा तैयार किया जाता है मलेरिया का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है। नदी पूछा है। ये गिलगिट गॉर्ज जो है ना किस नदी पर है, तो ये जो है ना आपका सिंधु नदी है। कौन सा नदी है, सिंधु नदी जो है ना आपका गिलगिट गॉर्ज जो है ना यहीं पर स्थित है। गिलगित गॉर्ज, ये गिलगित जो है ना आपका, गिलगित क्या है, सिंधु की एक सहायक नदी है। गिलगित जो है आपका सिंधु का सहायक नदी है, उसी पर जो है ना आपका गिलगित गॉर्ज है, सिंधु नदी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ना आपका, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे, लखनऊ में 1936 में। अगर इनका नेता पूछ लिया जाए कि इनके नेता कौन थे, तो ये थे साझानंद सरस्वती। इन्हीं के नेतृत्व में जो है ना आपका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। कहाँ पे, तो लखनऊ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होता है कि लोकसभा में बहुमत दल का जो सबसे ज़्यादा जिनको लोकसभा में सीटें आती है, सांसद चुन के जाते हैं, वही उसका क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो बहुमत दल के नेता है। सबसे ज़्यादा
लोकसभा में उन्हीं को सीट मिला हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? पेय माने पीने वाला, पीने वाला मतलब क्या होगा? चाय हो जाएगा, सिंपल। पेय फसल यही है, चाय। तो पेय फसल आपका चाय हो जाएगा। गेहूँ, बाजरा ये सब जो है ना आपका वो मोटे अनाज है, खाद्यान्न फसल है। कपास जो होगा आपका, ये कपास जो होगा आपका ये रेशेदार पौधा है। अगला प्रश्न है आपका, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए नेपानगर जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस है ये जगह, किस लिए? तो अखबारी कागज़ के लिए। माने यहाँ पर अखबारी कागज़ जो है ना आपका ज़्यादा मिलता है, तो नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए पाया जाता है। कहाँ है नेपानगर, कहाँ है? तो अगर स्टेट पूछा जाए तो नेपानगर जो है ना आपका मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा अगर जनजाति अगर पूछा जाए तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? माने अति जल दोहन करने का तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फसलों की सिंचाई ये सब के लिए जो भूमिगत पानी का उपयोग किए हैं, उससे क्या चीज़ का जो है ना आपका तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो ये आपका आर्सेनिक का। अब आर्सेनिक बढ़ने से क्या हुआ है, इसका खतरा क्या है और इससे क्या नुकसान है? तो आर्सेनिक बढ़ने से इसमें आपको जो है ना लोगों को कैंसर होने लगती है, कैंसर जैसे बीमारी, गंभीर बीमारी का होने लगता है। तो इससे आर्सेनिक बढ़ने से जो है ना बिहार में कुछ जगह पर देखा गया है लोगों में कैंसर की समस्या उत्पन्न होने लगी है। ये WHO का रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? माने जब वहाँ उस देश में ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पर के कुछ छात्रों ने जो है ना इसका ओलंपिक खेल का विरोध किया था। कौन सा वो देश था? तो वो आपका देश था मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको में जो ओलंपिक हुआ था आपका 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। तो यहाँ पर 1968 में ओलंपिक खेल का आयोजन मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ था, जो मैक्सिको विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने ओलंपिक खेल का विरोध किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा है? मैंने दिशा सूचक कहने का अर्थ हुआ दिशा, जैसे आपका ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, और उसको इंडिकेट करने वाला, बताने वाला जो आपका एथी था, यंत्र था, वो किससे सीखा था? तो ये जो सीखे थे आप, जो दिशा सूचक जो सब था यंत्र था, इन लोगों ने जो सीखा था, तो ये आपका यूरोपवासियों ने जो दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? तो वो आपको अरब से सीखा था। किनसे? अरब वासियों से ये दिशा सूचक यंत्र का विकास सीखा था। दिशा सूचक यंत्र का विकास चीन में हुआ था। इसे सबसे पहले हुआ था चीन में, बट ये यूरोपवासी जो लोग थे, ये जो सीखे थे ये अरब वाले से सीखे थे। लेकिन अगर कहेगा सबसे पहले इसका विकास कहाँ हुआ था, तो इसका विकास हुआ था सबसे पहले चीन में। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है? देखिए चुनावी स्पर्धा माने अगर दो कैंडिडेट खड़ा है तो उनसे क्या लाभ होगा? मान के हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, एक कैंडिडेट नहीं खड़ा, तो ऐसे ही लोग जीत जाएंगे। लेकिन जब उसके विपक्ष में कोई खड़ा होगा तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपका जनमत निर्माण में इससे क्या होगा? चुनावी स्पर्धा में लाभ होगा, जनमत निर्माण होगा। जनमत निर्माण करने का तो लोगों को अपना वोट देने के, अपना चुनने का जो है ना वो विकसित होगा। और चुनावी स्पर्धा से मतदाता के पास उम्मीदवार चुनने का विकल्प होता है। अगर दो उम्मीदवार है तो अगर एक अच्छा है और एक खराब है तो लोग जो अच्छा है उनको चुनेंगे। पता चलेगा कि एक ही उम्मीदवार है, ये अगर खराब है तो आपको एक ही को चुनना होगा। इसलिए जो है ना ये अगर चुनाव में एक से अधिक अगर उम्मीदवार रहते हैं तो उनमें जो सबसे बेटर रहता है लोग उनको चुनते हैं, अगर जो खराब रहता है उनको नहीं चुनते हैं। तो इससे एक क्या होगा? जनमत निर्माण में सहायता मिलेगी। जनमत निर्माण इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई थी? माने मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्राप्त की गई थी? ये आपका है 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
10 दिसंबर 1948 को जो है ना मानव अधिकार को मान्यता मिला था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? कौन सा राष्ट्र जो है ना राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें राष्ट्र संघ की बात करते थे। राष्ट्र संघ ये इसका होता है यूएनओ, ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो है ना इसका स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर के बारे में कुछ जानिए। यूएनओ का स्थापना पूछता है तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसमें भारत जो है ना, भारत आपका 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और अभी तक तभी से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना हुआ है, वो कभी भी उससे यूएनओ से अलग नहीं हुआ है। तो नहीं, इसमें कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो आपका भारत है। भारत कभी इसमें से अलग नहीं हुआ। इसका स्थापना भी पूछ लिया जाता है, तो स्थापना याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब भारत कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर को भारत शामिल हुआ, 30 अक्टूबर 1945 को, और अभी तक उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है। तो ये है मीठे पानी का लगभग 70% जो है ना अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका जो है ना आपका जो जगह है, यहाँ पर जो है ना बर्फ से इतना प्रतिशत भाग मीठे पानी के बर्फ से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से पूछा गया कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में, पर्वत वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पर पाया जाता है। उस वृक्ष का आपको नाम बताना है आपको। तो देखिए, मेनली इस पर्वतीय वन में जो पाया जाता है इसमें चेस्टनट जो है ना आपका, ये वृक्ष का नाम है। ये जो आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। ऐसे आपका और इस सब का बात करो, अर्जुन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है और मानसूनी वन है। ये जो आपका अर्जुन हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। ये सभी जितने जो है ना आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, और इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं। मानसूनी वन भी बोला जाता है इन तीनों को, अर्जुन को, चंदन को, शीशम को मानसूनी वन। जबकि ये जो है आपका चेस्टनट जो है ना आपका पर्वतीय वन है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम पूछा गया है। तो पटना का आपका पुराना नाम जो है ना, ये तीनों सही होगा। अजीमाबाद भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है। ये तीनों नाम जो है ना पटना की हैं, तो उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों का सर्वाधिक आबादी, अब देश पूछा है कि किस देश में है। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जनजाति जो है ना वो अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अगर भारत में पूछ लिया जाए, स्टेट पूछ लिया जाए, तो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनजाति आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, डैश में प्रकाशित ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट में ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने ईस्वी बताना है। ये ब्रूडलैंड जो कमीशन जो आया था, उसका रिपोर्ट जो आया था सतत विकास का, वो कब आया था? तो वो 1987 में। कब? 1987 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? ये पूछा है अंत कब हुआ। तो सबसे पहले अंत से पहले जानते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध आपका स्टार्ट कब हुआ था? देखिए, द्वितीय विश्व जो स्टार्ट हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में। और इसका अंत जो हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में अंत हुआ था, 1939 में अंत हुआ था। इस प्रकार आपका सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, आपका जो 2023 में आपका सेम यही प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न का हमने डिस्कस किया है। आगे भी आपका साइंस का और भी सब्जेक्ट का जो प्रश्न है हम लेकर आएंगे।
और ये आपका 6 जून 2023 को जो है ना ये प्रश्न पूछा गया था, उसी का हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा सेशन आपको बताइएगा कमेंट में, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।